नटराज के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चर्चित विधायक विजय मिश्रा की वाराणसी में पेशी। ठंड के बढ़ते ही नगर में जगह जगह सजे गर्म कपड़ों के बाजार। बेनिया बाग में सजने वाले तिब्बती मार्केट नटराज प्रांगण में। संस्कृति भारती द्वारा प्रकाशित पुस्तिका मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई का विमोचन। शिक्षाविद सहित वरिष्ठ पत्रकारों का हुआ सम्मान। और बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का हड़ताल 5वें दिन भी जारी। और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय द्वारा काउंसलिंग पर रोक लगाए जाने से नाराज काशी हिंदू विश्वविद्यालय अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा काउंसलिंग पर रोक लगाए जाने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स अब हड़ताल पर हैं। यह सभी काउंसलिंग प्रक्रिया बहाल करने की उच्चतम न्यायालय से मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। ऐसे में बीएचयू अस्पताल में ओपीडी की व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन ये रेजिडेंट डॉक्टर्स इमरजेंसी सेवा में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। इस हड़ताल के संबंध में रेजिडेंट डॉक्टर उत्कर्ष द्विवेदी ने बताया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। इसकी वजह से अस्पताल की प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है और हमारे ऊपर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। ऐसे में हम सीख नहीं पा रहे हैं। हम सभी 130 रेजिडेंट हैं जो हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में सिर्फ ओपीडी का बहिष्कार है, बाकी सेवाएं हम दे रहे हैं। उत्कर्ष ने बताया कि हम 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हम सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, जिसकी वजह से यहाँ डॉक्टर्स का न होना है। उन्होंने कहा कि जब ओपीडी में हम सेवाएं नहीं दे रहे हैं तो दिक्कत तो होगी ही। हड़ताल को जारी रखने को लेकर वो बोले कि हमारी देशव्यापी संस्था है, वो आगे जो भी फैसला करेंगे उस पर हम आगे कार्य करेंगे। हमारा 5वां दिन है, हम 27 तारीख से हड़ताल पे हैं और हमारी मांगे वही हैं कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है, जिसकी वजह से अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हो रही है और 1/3 डॉक्टर अस्पताल में नहीं है, तो ओवरबर्डन है। हम लोग 2 साल से काम किए जा रहे हैं, हम सीख नहीं पा रहे हैं। तो हमारी गुहार है उच्चतम न्यायालय से, सरकार से, कि हमारी बातों को ध्यान में रखा जाए और काउंसलिंग प्रक्रिया पे जल्द से जल्द कार्रवाई करके एक फैसले पे आए। आप लोग बहुत कम संख्या में आज बैठे हैं, जबकि डेटों की संख्या यहाँ पे 250 से 300 नहीं, टोटल हमारे पास हर साल में 130 रेजिडेंट्स आते हैं, 130। उसमें से पैरा क्लिनिकल, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल 3 चीज़ें होती हैं। तो चूँकि हम अभी लगभग 50-60 की संख्या में हैं, कुछ डॉक्टर्स कुछ ओटी के लिए गए हैं, कुछ ओपीडी में गए हैं। इमरजेंसी सर्विस को मतलब जैसे सर्विस आप लोग दे रहे हैं? जी, हम इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं किए हैं। हम इलेक्टिव सर्विस, जैसे कि इलेक्टिव ओटी हुआ, ओपीडी हुआ, वार्ड हुआ, वहाँ पर का बहिष्कार कर रहे हैं। बाकी कैजुअलिटी और इमरजेंसी, पीआईसीयू, नॉन-आईसीयू, लेबर रूम चल रहा है। अवैध निर्माण और द सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के पदों को समाप्त करने के विरोध में अधिवक्ता अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे। अवैध निर्माण और द सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के पदों को समाप्त करने के विरोध में अधिवक्ता अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठ गए। सेंट्रल बार के पूर्व महामंत्री अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ता अनशन पर बैठे हैं। सेंट्रल बार के गेट पर स्थित गांधी प्रतिमा के पास अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने धरना शुरू किया। मांग नहीं माने जाने पर बेमियादी अनशन पर वह लोग बैठ गए। अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि बाहर के गेट पर बनी हुई और दुकान को छुड़वा दिया, अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है। 2021 के सेंट्रल बार के चुनाव के ठीक पहले उपाध्यक्ष के पद को समाप्त कर दिया गया है। साल भर लोगों ने प्रचार किया, बैनर छपवाए, पोस्टर छपवाए, कार्ड बांटा, घर घर गए और चुनाव से ठीक 25 दिन पहले एकाएक प्रबंध समिति ने यह निर्णय कर लिया। जैसा कि बताया गया, वो मीटिंग की कार्रवाई किसी के सामने आए नहीं। नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया गया कि प्रबंध समिति ने तय किया है कि दोनों उपाध्यक्ष का पद समाप्त किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। हमारी छोटी सी मांग है कि अगर आपको संविधान संशोधन करना है तो आम सभा में प्रस्ताव देके 2/3 बहुमत से पास करा करके सब रजिस्ट्रार फर्म, सोसाइटी और चिट फंड्स को भेजिए, बार काउंसिल से अनुमति लीजिए, फिर कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी डिमांड ये है कि सेंट्रल बार के हाल से बाहर निकलने और अंदर जाने के लिए जो सीढ़ी बनी थी, उस सीढ़ी को और उस सीढ़ी के नीचे मौजूद दुकान को, जिससे बार को नियमित आमदनी होती थी, प्रबंध समिति ने बगैर आम सभा की मीटिंग बुलाए, बगैर सूचित किए आम सभा को तोड़ दिया और तोड़ के सड़क के दोनों तरफ पिलर देके बीच सड़क पर ऊपर अपने लिए चेम्बरों का निर्माण करा रहे हैं। तो मेरा विरोध ये है कि
तोड़ी गई सीढ़ी और दुकान को ज्यों करते हो जैसी थी वैसे बनवाते और सड़क पर किए जा रहे अतिक्रमण के प्रयास। सामूहिक दुष्कर्म के मामले को वापस नहीं लेने पर पीड़िता को धमकाने, लूटपाट और हत्या के प्रयास के मामले में चर्चित विधायक विजय मिश्रा को आगरा जेल से वाराणसी की अदालत में पेश किया गया। सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे को वापस नहीं लेने पर पीड़िता को धमकाने, लूटपाट और उसकी हत्या का प्रयास करने के मामले में चर्चित विधायक विजय मिश्रा को आगरा जेल से वाराणसी लाकर पुलिस ने सिविल जज जूनियर डिवीजन निधि पांडे की अदालत में पेश किया। उक्त मुकदमे में अदालत द्वारा न्यायिक रिमांड मंजूर होने के बाद पुलिस विजय मिश्रा को लेकर वापस चली गई। ज्ञात हो कि जैतपुरा निवासिनी युवती ने विजय मिश्रा एवं अन्य के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का गोपीगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने 13 सितंबर 2021 को विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्रा, बेटी रीमा पांडे, सीमा पांडे, गरिमा तिवारी, भतीजे सतीश मिश्रा, मनीष मिश्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि उसकी ओर से गोपीगंज थाना में दर्ज कराए गए मुकदमे में बयान बदलने के लिए सभी उस पर बराबर दबाव बना रहे हैं। जेल में बंद विजय मिश्रा की बेटी, दामाद, भतीजे कुछ अवांछनीय लोगों को लेकर उसके घर में घुस आए और अपशब्द बोलते हुए उसे सुलह करने के लिए धमकी देने लगे। विजय मिश्रा की ताकत का हवाला देकर सुलह नहीं करने पर सूर्यमणि सिपाही की भांति उसकी भी हत्या कराने जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। जब उसने विरोध किया तो सभी ने उसका मोबाइल छीन लिया और मारपीट करते हुए उसकी हत्या का प्रयास करने लगे। सभी उसे जबरदस्ती घसीटना चाहे, लेकिन शोरगुल होने पर उसे धमकाते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। इस मामले में विजय मिश्रा की बेटी रीमा पांडे, गरिमा तिवारी, दामाद राज दुबे, रतन मिश्रा और गुड्डू, नाती विकास मिश्रा समेत 10 आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने 22 नवंबर को सुनवाई करते हुए सभी आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया। उक्त मामले में विजय मिश्रा का न्यायिक रिमांड बनाने के लिए पुलिस ने उन्हें आगरा जेल से लाकर अदालत में पेश किया। पेशी के दौरान मीडिया के साथ बातचीत में विधायक रहे विजय मिश्रा ने सरकार पर फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भगवान राम उनके साथ हैं जो ब्राह्मणों के साथ हैं और मौजूदा सरकार ब्राह्मण के साथ नहीं है। कि बेटी है, कोई बम्बई है, कोई बेंगलोर है, कोई दिल्ली है, दामाद है, वो फर्जी केसों में फंसाए जाए। न दिन है, न तारीख है, न घटना है, न कोई गवाह है। इसीलिए कमिश्नर बनाया गया है। यही जीरो टॉलरेंस सरकार है, यही भ्रष्टाचार, यही भ्रम समाज है कि किसी की बेटी दामाद न रहने पाए। इतनी गिरी हुई सरकार है ये, इतनी निकम्मी सरकार है ये। लूट किसमें नहीं हो रही है। आपको चिट्ठी दें, 1 लाख का स्ट्रीट लाइट 12 मीटर का 4,59,000 में लग रहा है। 6.25 लाख 21,000 का पावर शॉट हुई हाई कोर्ट चार्टर पर 3,25,000 में लगवा रहा हूँ। एक पैसे को मैं किसी को लिया है, न ताया न खाया है। इसको माननीय श्री अमित शाह ने जांच भी करवाया है। तो इसको सुरेश खन्ना साहब सीधे फोन कर पूछिएगा। विजय मिश्रा दबंग है, 1 पैसा किसी को नहीं लेता है, नहीं जमीन कर सकता। तो हमसे सुरेश खन्ना ने बताया, हम भूल गए थे। साहब से पूछे, इतना परेशान न करें, बस इतनी कार्य सरकार से, इतना परेशान न करें। आपके ऊपर कुल कितने केस लादे गए हैं अब तक? 11-12 लिखे गए हैं। कितना लिखे जाए, कब तक मारे जाएंगे? कितने सही है, कितने गलत हैं? सही गलत हमें पता ही नहीं कितना लिखे गए। सही कौन चीज है बता दीजिए। एक केस बता दीजिए सही है, एक केस बता दीजिए सही है। देखिए, जैतपुरा थाने में एक मुकदमा कायम हुआ है। मुकदमा अपराध संख्या 194/2021, धारा 307 है, 147, 148, 392, 120 भी कई धाराएं हैं, 504, 506 में। उसी में आज विधायक जी का जो है रिमांड बनने के लिए वारंट भी से ही आगरा जेल से तलब हुए, तो आज इनका रिमांड। क्या इनको सजा दी गई है? सजा नहीं है। जो पीड़िता इनके खिलाफ वहाँ भदोही केस में बलात्कार का आरोप लगा करके वहाँ मुकदमा कायम कराई है, इनको इनके लड़के को मुलजिम बनाई है। उसी पीड़िता ने यहाँ थाना जैतपुरा में एक मुकदमा कायम कराया है कि विधायक जी के बेटी, उसमें 14 लोग अभियुक्त हैं कि इनके कहने पर, इनके उकसावे पर ये 10-12 लोग आए मेरे घर पे, जिसमें इनके बेटी, दामाद जो बम्बई में रहते हैं बहुत से, एक बेटी इनकी हाई कोर्ट में अधिवक्ता है। तो ऐसे तमाम इनके परिजनों के विरुद्ध उस पीड़िता ने आरोप लगाया है कि ये लोग मेरे घर पर आए और मुझसे ये कहे कि विधायक जी के खिलाफ जो बलात्कार का मुकदमा कायम करा लियो, इसको वापस उठा ले। और उसी कड़ी में उसका कहना है ये कि हमारी हत्या का प्रयास किए, मेरे साथ लूट की घटना घटित की है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक किसी प्रकार की घटना का कोई खुलासा होता नहीं, न उसमें घटना की तारीख है न समय है। ऐसे बेटी दामाद को इसने मुलजिम बनाया। ये सब राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता का माहौल है, उस कड़ी में
इस लड़की को थाना आदमपुर परिसर में आरएस गौतम आईपीएस पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा महत्वपूर्ण बैठक की गई। वाराणसी के थाना आदमपुर परिसर में कोतवाली आरएस गौतम आईपीएस पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में क्षेत्रीय पार्षद व व्यापारी सभी दल के नेता मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सभी को जागरूक करना। साथ ही लोगों से अपील भी की गई कि जो भी व्यापारी अपने दुकान, मकान व ऑफिस पर बाहरी कर्मचारियों को काम पर रखते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं। साथ ही उनसे जुड़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। पुलिस उपायुक्त काशी जोन ने सभी को जागरूक करने के साथ यह भी बताया कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, एक नया वायरस आया है, उससे आप लोग बचें, सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग करें। और विशेष रूप से कि कोई अननोन व्यक्ति को अपने यहाँ रखते हैं कार्यस्थल पे तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करा लें। और किसी भी व्यक्ति को अपने फाइनेंशियल जो जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में आदान प्रदान न करें। सोशल मीडिया में भी अपनी व्यक्तिगत जानकारियों को शेयर अननोन व्यक्ति के साथ ना करें। साइबर क्राइम से बचें। और साथ ही साथ गली मोहल्ले में कोई अननोन व्यक्ति दिखता है तो उसके बारे में भी पुलिस को सूचना दें। और जब भी कहीं कोई अपराध घटित होता है तो उसके बारे में भी सूचना दें। और हमेशा अपनी बात को कहने में हिचके नहीं। जब भी छोटी से छोटी बात होती है तो छोटी से छोटी बात भी थाना पुलिस के अधिकारियों के संज्ञान में लाएं। और निश्चित रूप से आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुना भी जाएगा और पुलिस के साथ भी आप पूर्ण अच्छा सहयोग करें। और चर्चा उन्होंने किया कि जैसे हम कोई भी अपने ऑफिस पर या दुकान पर या मकान में कोई कर्मचारी रखते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करा लें, उसकी सूचना पुलिस को दे दें। साइबर क्राइम के बारे में उन्होंने बहुत जानकारियाँ दी कि साइबर क्राइम भेजें, किसी को अपना OTP न बतावें। और उन्होंने बताया कि सब त्यौहार बढ़िया बीत गया है। कोरोना के बारे में उन्होंने बताया कि कोरोना एक नया वेरिएंट आया है, उससे बचे, सब कोई मास्क का प्रयोग करें, दूरी बना कर भीड़ भाड़ से बचें। इस बातों पे तमाम जानकारियाँ इसी बीच हम लोगों को दी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा हॉस्पिटल में विभिन्न समस्याओं को लेकर आयुष्मान कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत जिला मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा हॉस्पिटल में हो रही मरीजों के साथ लापरवाही, साथ ही सरकार द्वारा पिछले कई साल से पूरे जिले के सरकारी हॉस्पिटलों के कर्मचारियों को इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर सभी अंशुमान कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। उच्च अधिकारियों से मिलने पर अधिकारी ने टालमटोल करते हुए जियो का हवाला देते हुए नोडल अधिकारी से मिलने को कहा। जब कर्मचारी नोडल अधिकारी हरीश चरण सिंह से मुलाकात करते हुए अपनी कुछ परेशानियों को बताए, लेकिन नोडल अधिकारी का कहना है कि सारे कामों का जिम्मा मैंने नहीं ले रखा है, सारी चीज़ें मुझसे नहीं होंगी, आप लोग अपनी समस्या को लेकर SIC महोदय से मिलकर अपनी बातों को रखें। लेकिन हम कर्मचारियों की मुलाकात SIC महोदय से नहीं हो पा रही है, जिससे अंशुमान भारत के मरीजों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं।
कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें सरकारी योजनाओं को विफल करने की साजिश की जा रही है। इसमें प्रमुख रूप से जन्मेजय मिश्रा, रजत सिंह, अभिषेक सिंह, पवन सिंह, आदित्य तिवारी, निशा सिंह मौजूद रहे। हम लोग एसआई साहब से इसलिए मिलना चाह रहे थे, जो कि यहाँ पे एक तरीके से जितने भी पेशेंट आते हैं, जिनका कभी कभी पैसे का डिमांड होता है कि ये करा के आइए बाहर से, जबकि आयुष्मान भारत में कोई भी पैसे का काम लेन देन नहीं होता है, हर चीज़ फ्री ऑफ कास्ट होता है। तो कभी कभी बीच में आता है, उसमें साइन करने की बात आती है कि जाके साइन करा के लाइए एसआई साहब से, तब होगा, नहीं तो पैसा लगना है। तो हम लोग उसी के लिए बार बार पूछ रहे हैं कि साइन बार बार हो या कोई अथराइजेशन हो जिसके तहत हम डायरेक्ट उनको भेज सकें। तो ऐसा है कि बार बार अब एसआई साहब नहीं है, तब तक पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लोग मिलना चाह रहे थे कि एसआई साहब नहीं मुलाकात हुई। बीच में नोडल साहब आ गए, नोडल साहब बोले कि हर चीज़ के लिए अब हम यहाँ पर अकेले नहीं बैठे हैं, वर्कलोड ज़्यादा है, हॉस्पिटल बड़ा है, इसलिए आप लोग जाकर कमरा नंबर 1 में एसआई साहब से ही मिला करिए, बस उसी के लिए जा रहे थे। आप लोग के कुछ प्रॉब्लम था कि सैलरी कम है, तो जो सरकार की तरफ से वो इंसेंटिव मिलने को था जी, उसमें कितना मिला है नहीं अभी इंसेंटिव किसी का कभी कोई नहीं मिला है। 25% इंसेंटिव का बेस रखा गया है। सारा काम करने के बाद, सैलरी निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसमें 25% इंसेंटिव प्रोग्राम है। उस इंसेंटिव प्रोग्राम में हॉस्पिटल के स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं और आयुष्मान मित्र हैं, जो कि अभी आज तक किसी का कभी एक पैसा नहीं मिला है। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश के आह्वान पर गुरुवार को 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश के आह्वान पर गुरुवार 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में संचालित 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों के समर्थन में, जिसमें प्रमुख रूप से 9,500 बर्खास्त हुए कर्मियों को बहाल करने, एम्बुलेंस कर्मियों को न्यूनतम मानदेय का भुगतान करने, 12-12 घंटे की ड्यूटी दिलाने, ग्रेच्युटी का भुगतान करने एवं कर्मियों के ऊपर लगाए गए केसों को बंद करने के समर्थन में भारतीय मजदूर संघ वाराणसी के नेतृत्व में जिले के संबद्ध समस्त यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने, जिसमें रेल, विद्युत, प्रतिरक्षा, बैंक, बीमा, भेल, इंजीनियरिंग, सीमेंट, शुगर, बेकरी, होटल, पोस्टल, परिवहन, आंगनबाड़ी, प्रिंटिंग, जलकल, भारतीय रेल डाक एवं अनेक क्षेत्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा। इस कार्यक्रम में राकेश पांडे, विभाग प्रमुख भारतीय मजदूर संघ काशी क्षेत्र, सुनील शुक्ला, जिलाध्यक्ष जीवन दायनी एम्बुलेंस कर्मचारी संघ, जमुना पाल, जिलाध्यक्ष वाराणसी, नरेंद्र मिश्रा, जिला संगठन मंत्री, राजेश सिंह, श्याम सिंह यादव ने संबोधित किया। राकेश पांडे ने सरकार से कहा कि समय रहते एम्बुलेंस कर्मियों को बहाल किया जाए। यदि सरकार ने अपने इस रवैये में परिवर्तन नहीं किया तो भारतीय मजदूर संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा। कार्यक्रम में नितेश, अश्विनी राय, मनोज जायसवाल, अजीत यादव, हीरालाल, प्रदीप मिश्रा, अशोक यादव, शिव कुमार, AP शुक्ला, रविंद्र, कमलेश, हुबलाल यादव, श्यामलाल, आशुतोष शुक्ला, सलीम निषाद, श्रीराम प्रजापति, रमेश, राजकुमार, सुशील गुप्ता आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जमुना पाल, जिलाध्यक्ष वाराणसी ने एवं संचालन राकेश पांडे ने किया। धन्यवाद ज्ञापन सुनील शुक्ला ने किया। मांगों का जो मांग हमेशा उठाते रहते थे, इन्हीं मांगों के समर्थन में आज हम लोग अपना ज्ञापन दे रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ को पूरा समर्थन है। जो हमारे निलंबित साथी हैं, जो हमारे बर्खास्त साथी हैं, उनको तत्काल बहाल किया जाए। अगर बहाल नहीं किया जाता है तो आज से इसका शुरुआत हुआ है। आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, लेकिन हमको इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस तकलीफ को, एम्बुलेंस के हमारे साथियों के, चालकों के दर्द को समझेंगे। और जो हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे कोई ऐसा नहीं है कि हमको बहुत बड़ा आप गवर्नर बना दीजिए, बहुत हमको पैसा दे दीजिए। संस्कृति भारती द्वारा आयोजित जन्मतिथि समारोह के अवसर पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय इतिहास में महापुरुषों के जन्मदिन और जन्म स्थानों की विसंगतियों को दूर करने हेतु प्रयास की आवश्यकता है। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी 19 नवंबर को काशी के मणिकर्णिका परिसर में हुआ और तीर्थ के कारण ही उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया। यह तथ्य मोरोपंत तांबे तथा गंगाधर राव नेवालकर के देश में विभिन्न स्थानों पर रहने वाले वंशज भी मानने लगे हैं और उनके वंशज यह भी मान रहे हैं कि समाज, शासन, शिक्षाविद जनों का राष्ट्रीय नैतिक कर्तव्य है कि तारीख और तिथियों के वैविध्य को एक रूप बताया जाए। एक व्यक्ति का 3 वर्ष और 13 तारीख तिथियों में जन्म तथा 3 तारीखों में निधन संभव नहीं है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि स्वाधीनता की प्राप्ति के पश्चात हमने इस जैसे अनेक विषयों पर ध्यान दिया ही नहीं।
यह विचार आज के संस्कृति भारती द्वारा आयोजित जन्मतिथि समारोह के अवसर पर वक्ताओं ने कहा। कार्यक्रम का प्रारंभ मंचस्थों द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरविंद जोशी ने लक्ष्मीबाई के अनेक सामाजिक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि जन्मतिथि और जन्म स्थान की विसंगति का परिमार्जन आवश्यक है। यह आयोजन की आज की तिथि उचित है और आयोजकों का मानना है कि मणिकर्णिका जन्म स्थान है, यह भी उचित है। प्रोफेसर जोशी के उद्बोधन के उपरांत संस्कृति भारती द्वारा प्रकाशित पुस्तिका मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई का विमोचन, लोकार्पण तथा सभागार में वितरण किया गया। डॉक्टर प्रतिभा सिंह भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के प्रयास हेतु मणिकर्णिका मनु सम्मान, A.K. कमाल लारी बनारस की पुनर्स्थापना हेतु पेशवा माधव राव सम्मान, समाज सेवा के बेजोड़ महासागर अमन यादव को पेशवा बाजीराव सम्मान, शैलेंद्र कुमार रंगमंच और प्रकाश व्यवस्था हेतु संभाजी सम्मान, डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय को वरिष्ठतम रंगकर्मी लेखक निर्देशन हेतु नाना साहेब पेशवा सम्मान, कृष्णदेव नारायण राय पत्रकारिता हेतु पेशवा बालाजी बाजीराव सम्मान तथा अमिताभ भट्टाचार्य को पेशवा बाजीराव सम्मान इनके काशी के वैविध्य ज्ञान के लिए दिया गया। प्रतिष्ठित संस्थागत लक्ष्मीबाई सम्मान रंगकर्म आंदोलन की सफल दीर्घजीवी संस्था सेतु सांस्कृतिक मंच को प्रदान किया गया, जिसे संस्थापक सलीम रजा ने अपने सहयोगी रंगकर्मियों के साथ प्राप्त किया। इस अवसर पर सभागार ने सर्वसम्मति से काशी के सांसद तथा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि काशी की प्रत्यक्ष तथा जीवंत धरोहर अमिताभ भट्टाचार्य जी को पद्म अलंकरण आज तक नहीं किया जाना वास्तव में काशी का असम्मान है। इस धूल का निस्तारण उनके जीवन काल में ही किया जाए। अमिताभ दादा काशी की विविधताओं के प्रत्यक्ष ग्रंथ हैं। को सच्चाई से अवगत कराया जा सके, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अधिकतम जानकारी उनको प्राप्त हो सके और सही जानकारी प्राप्त हो सके, यह उद्देश्य लेकर हम लोग इस कार्य विद्यालय में करते हैं। और समाज के विविध वर्गों के जिन तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, बड़े लोग नहीं पहुंच पाते हैं, या जो आज के सम्मान की प्रक्रिया है कि 5,000 दो तो सम्मानित हो जाओ, इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते हैं, ऐसे समाज के विविध वर्गों के लोगों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं और हम उनको अपने सामर्थ्य भर सम्मानित करने का प्रयास करते हैं। कितने लोगों को सम्मानित किया गया, कौन कौन? आज हम लोगों ने एक संस्था सहित एक संस्था को भी हम सम्मानित करते हैं जो लंबे समय से चल रही है। इस वर्ष हमने एक संस्था के अतिरिक्त 7 लोगों को सम्मानित किया। रामनगर स्थित कटेसर सदगुरु नगर में श्री रणछोड़ दास जी महाराज चैरिटेबल आई हॉस्पिटल राजकोट गुजरात द्वारा मोतियाबिंद का निःशुल्क शिविर लगाया जा रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में श्री रणछोड़ दास जी महाराज चैरिटेबल आई हॉस्पिटल राजकोट गुजरात द्वारा रामनगर स्थित कटेसर सदगुरु नगर में संस्था ने संकल्प लिया कि 1,08,000 लोगों का फेको विधि द्वारा बिना टाके के मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क कराया जाएगा। इस सेवा महायज्ञ का शुभारंभ 4 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के शुभ हाथों द्वारा होगा। आई हॉस्पिटल के मुख्य ट्रस्टी प्रवीण वासानी एवं इस पूरे अभियान के संयोजक डॉक्टर संजय चौरसिया ने पत्रकारों से वार्ता करके शिविर के उपरोक्त जानकारी दी। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि शिविर से न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर भारत के लोगों को लाभ होगा। यह एक विशाल आयोजन है जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों के नेत्र की रोशनी बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाएगी। साथ ही दूर से आए लोगों को रहने खाने की व्यवस्था व घर जाते समय उन्हें मिष्ठान एवं राशन भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से यह शिविर काशी में आयोजित किया जा रहा है। इसमें फेको विधि से किए जा रहे ऑपरेशन का यह विश्व रिकॉर्ड है। 4 तारीख को शनिवार को 11 बजे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया के हाथ से शुभारंभ होगा। अभी क्या क्या दिक्कतें आ रही करने में और कितना आगे ले जाना है इसको? ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसका प्रचार होगा। अपने को मरीज चाहिए बस, तो आप लोगों को बाकी पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको मरीज का हम राह देख रहे बस, तो इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। कहाँ से मरीज आ रहे हैं, कैसे मरीज आ रहे हैं? बिहार से भी ये जो 2 लड़का था, एक लड़का एक लड़की है, एक 10 साल का एक 8 साल की, दोनों को काला मोतिया था। तो वो बाहर जाया तो उसने पूछा कि एक को 40,000 बोलता, एक को 50,000। तो उसके पास पैसा नहीं था, मेरे पास आए थे। तो हमारे डॉक्टर पूजा बुआ ने 5 मिनट में देख करके उसका ऑपरेशन बढ़िया हो जाएगा, तो उसने पहले दिन ही कर दिया। सोमवार को ही हुआ ना मेरे, नहीं मंगलवार को हुआ, और बुधवार को कल सुबह में हम पट्टी खोलते हैं तब दिखा है, तो उसने दिखने लगते हैं क्योंकि वो हम निःशुल्क करते हैं। उसके बाद 5,000 भी नहीं था तो 50,000 कहाँ से देंगे। इससे से गरीब लोगों की 1 साल के लेके 100 साल तक कोई भी को कैटरेक्ट मोतियाबिंद है, काला मोतिया है, मेड कैटरेक्ट है, हार्ट कैटरेक्ट है, छोटा बच्चा है, सबका हो जाएगा गुरुदेव की कृपा से। क्योंकि ये शिविर गुरुदेव की है,
गुरुदेव भगवान वो साक्षात राम ही है। तो रणछोड़दास जी बापू साक्षात राम भगवान है, वो स्वयं विराजते हैं। डॉक्टर करते हैं लेकिन वो भी ये बोलते हैं कि हम करते हैं, लेकिन भगवान हमको सहयोग करते तो होता है। शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि अपने दूर दराज के जो क्षेत्रों में जो निर्धन हैं, जो गरीब है, असहाय हैं, जिनको आँख की रोशनी जिनकी कम है, मोतियाबिंद है, तो नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से एक अंत्योदय का एक संकल्प लेकर के कि अंतिम व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, उनको अपने पास बुला करके उनकी नेत्र ज्योति उनको वापस लौटानी है। ये हमारे पूरे शिविर का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें जो संकल्प है वो बहुत बड़ा संकल्प है। आज तक का कीर्तिमान होने जाएगा यदि हम लोग 1,08,000 फेको लेज़र विधि द्वारा अगर हम लोग ऑपरेशन अपने कैंप में कर लेंगे, जिसका मुझे पूरा विश्वास है। और काशी की जनता हमेशा से ऐतिहासिक काम करती आई है, बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान हैं बनारस के नाम। मैं चाहता हूं कि पूरा बनारस आप सभी लोगों का सहयोग रहे, सभी मीडिया चैनल, जितने न्यूज़ चैनल हैं, हम लोग अपने सोशल मीडिया के जरिए हम लोग जा रहे हैं। हमारा अभियान अभी भारतीय जनता पार्टी का, चूँकि मैं दिव्यांग प्रकोष्ठ का भी संयोजक हूँ महानगर का, तो हमने अपनी टीम भी करीब 8 जिलों में लगा दी है, जिसमें कि अभी वाराणसी, जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर तथा भदोही, इन सभी में जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं और जितने भी अस्पताल हैं, उन सभी जगह पे बैनर, पंपलेट और पोस्टर जा चुके हैं। वहाँ से भी हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो इस शिविर में आएँ और इस शिविर का लाभ उठाएं। एक वर्ल्ड क्लास सर्जरी जो कि हम लोग दे रहे हैं, ऑपरेशन की सुविधा, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडपिया एवं सुनील भाई ओझा, उत्तर प्रदेश सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी करेंगे। प्रफुल्ला देवी भी उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम का पंजीकरण शिविर स्थल पर आरंभ है। जाड़े का मौसम आते ही गर्म कपड़ों का बाजार पूरी तरह सज गया है, जिसमें ग्राहकों की जरूरत से जुड़े हर तरह के गर्म कपड़े उपलब्ध हैं। मौसम के करवट लेते ही गर्म कपड़ों का बाजार हर तरफ सज जाता है, जिसमें ग्राहकों की जरूरत से जुड़ी हर प्रकार की मांग के अनुसार दुकानदार कपड़े उपलब्ध कराते हैं। वाराणसी के सिगरा स्थित नटराज मैदान में तिब्बत के लोगों द्वारा तिब्बती लासा मार्केट का आयोजन किया गया है। लगातार 3 महीने तक चलने वाले इस मार्केट में बड़ी संख्या में तिब्बत से आए हुए लोगों ने यहाँ अपनी 48 दुकानें लगाई हैं। तिब्बती मार्केट की प्रबंध कमेटी से जुड़े दुकानदारों टुंडुप श्रिन और कैल्सन ने बताया कि यहाँ पर बच्चे, युवा से लेकर बुजुर्गों तक के लिए कम व फिक्स दाम पर सभी प्रकार की ऊनी स्वेटर, मफलर, जैकेट, शॉल, दस्ताने आदि उपलब्ध हैं। हर साल तिब्बत निवासियों द्वारा बेनियाबाग क्षेत्र में तिब्बती मार्केट का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार शासन द्वारा नए पार्किंग एरिया के निर्माण के कारण मार्केट का आयोजन सिगरा स्थित नटराज मैदान में किया जा रहा है। पहले बेनियाबाग में जो मार्केट लगाते थे, तो इस बार वहाँ बेनियाबाग में एक सरकारी कार्य चल रहा है, इसके कारण तो हमें जगह नहीं मिला है। तो इसलिए इस बार यहाँ सिगरा जो नटराज सिनेमा हॉल की जगह पे मार्केट लगा हुआ है, तो कुबेर कम्प्लेक्स के सामने लगे हैं। तो हमारा अपील है कि पूरा यहाँ काशी वासियों ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हमारा मार्केट में खरीदारी करें। तो यहाँ खरीदारी करने से लाभ ये है कि यहाँ एकदम उचित दाम पे मिलते हैं सामान, तो एक दाम पे मिलते हैं, तो सभी प्रकार के आप लोग को उपलब्ध होगा। क्या क्या आइटम है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, छोटे बच्चे के लिए सूट्स मिलेंगे और लेडीज कार्डिगन और जेंट्स जैकेट और शॉल, मफलर सभी प्रकार के उपलब्ध होगा। गर्म स्वेटर, जैकेट जो कि ठंडी की एरिया में पहनने वाले गर्म स्वेटर, जैकेट बहुत बढ़िया चीज़ें हम यहाँ बेचता है, जो कि कम दाम में क्वालिटी बढ़िया, ये चीज़ें हमारे यहाँ पे बिकते हैं। बाकी हमने जो तिब्बती शरणार्थी व्यापारी कल्याण समिति तिब्बती लासा मार्केट के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारा गर्म वस्त्र बहुत सारे मिल जाता है। यहाँ से बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका सामान मिल जाएगा। काशी वासियों को क्या अपील करेंगे? यही है कि काशी वासियों ने अभी तक जौन के हम जब से बेनिया में लगा है, उससे पहले भी वैसे हम लगाया करता था। जब से हमने बेनिया में लगा 25 साल हुए, उसी दौरान भी काशी वासियों ने हमारे ख़रीदारी में बहुत सहयोग दिया है। इस बार भी मैं काशी वासी से कहना चाहूँगा कि तिब्बती मार्केट में एक बार आइए, देखें, सामान को जानिए, तब ना जाके खरीदे। उसकी क्वालिटी में आपको दिक्कत नहीं आएगा,
क्वांटिटी है, इसमें जिस तरह का आप वस्त्र लेना चाहोगे उसी तरह का वस्त्र आपको मिल जाएगा। वहीं यहाँ आने वाले ग्राहकों सोनू, सोनकर और तनीषा का कहना है कि यहाँ के गर्म कपड़ों की क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, साथ ही कपड़े किफायती दामों पर भी मिल जाते हैं। मार्केट तो अच्छा है, फिटनेस भी देखने अच्छा लग रहा है, छोटा बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो दाम में क्या लग रहा है? दाम तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक दाम बिक रहा है, यहाँ कोई मोर्चा 10 रुपए से कम नहीं हो रहा है। एक दाम है? हाँ, यहाँ एक दाम। और क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों ये कह रहा है कि यहाँ पे आइए, बेनियाबाग से बढ़िया तो है जगह पे, राजस्थान पे आइए। पहले बेनियाबाग में लगता था? हाँ, पहले बेनियाबाग में लगता था, लेकिन इस वक्त नवदार सिनेमा टूट गया था, उसी जगह पे वो लोग लिए हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा है, कंजेस्टेड एरिया से हटके है, बेनिया पे काफी कंजेस्टेड था, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे कंजेस्टेड भी नहीं है ज़्यादा, तो आने में भी काफ़ी सुविधा हुई है। क्वालिटी भी पहले से बेहतर है और कुछ यूनिक चीज़ें भी दिख रही हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।